हेलो माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ पर हम करने वाले हैं सीटेट अपर एंड प्राइमरी दोनों लेवल के लिए मैराथन क्लास। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक कोई वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्ले लिस्ट में जाकर पुरानी सारी वीडियो देख लीजिएगा। देर न करते हुए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, स्कूली काल के प्रारंभिक वर्षों में विद्यार्थियों को संसाधन संपन्न वातावरण प्रदान करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। इसका कारण दिया हुआ है, विकास के कुछ संवेदनशील चरण होते हैं जिसके दौरान बच्चे वातावरणीय प्रभावों से विशेषतः अनुक्रियाशील होते हैं। तो यहाँ पर जो बात कही गई है स्कूल के प्रारंभिक वर्षों की और एक संसाधन संपन्न वातावरण की, तो वातावरण का प्रभाव जो बच्चा होता है उसके विकास पर पड़ता ही पड़ता है। यहाँ पर जो दोनों कथन दिए गए हैं वो एकदम से सही हैं। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में क्या कह रहे हैं। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, तो जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। ए पॉइंट जो है ये करेक्ट हो जाता है। बी में दिया हुआ है ए आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सी में देख लेते हैं, ए सही है लेकिन आर गलत है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। डी में दिया हुआ है ए और आर दोनों गलत हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो राइट आंसर निकल कर आया है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है। तो चलिए आते हैं इसी के साथ नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 में दिया हुआ है, हालांकि विकास के क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित होते हैं, फिर भी बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि तार्किक विचार इत्यादि को विकास के क्षेत्र के अंतर्गत सापेक्ष रूप से पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है किस रूप से पढ़ा जाता है। ऑप्शन में दे रखा है भावनात्मक, शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर निकल कर आता है वो क्या हो जाता है, हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संज्ञानात्मक रूप के सापेक्ष पढ़ा जाता है इसको। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 3 में देख लेते हैं क्या है। बात की जा रही है प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान निम्न में से कौन सी संस्था बच्चे के सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था की भूमिका निभाती है। यहाँ पर बात की जा रही है प्राथमिक संस्था की। तो प्राथमिक संस्था में आपको पता ही है क्या क्या आते हैं। यहाँ पर दिया है सामाजिक मीडिया, तो ये द्वितीयक संस्था है, ये नहीं होगा। परिवार जो होता है प्राथमिक संस्था के अंतर्गत आता है। कानून भी द्वितीयक संस्था में आएगा और धार्मिक संस्थाएं भी द्वितीयक संस्था में आती हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। बच्चे की जो प्राथमिक संस्था होती है वो परिवार होता है, उसके माता पिता होते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 4। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे दूसरों का अनुसरण नकल करना शुरू कर देते हैं। तो आपने अपने आसपास किसी छोटे बच्चे को जरूर देखा होगा। आपने देखा होगा जैसा कि आप बोलते हैं तो प्रारंभिक अवस्था होती है जो शैशव अवस्था होती है, 0 से 2 वर्ष होती है, जिसको क्या बोला जाता है, संवेदीगामक अवस्था भी बोला जाता है। तो उसमें क्या करते हैं बच्चे, जो बड़े करते हैं वो उसको देखकर सीखते हैं। जैसे बच्चे देखते हैं बड़ों को बोलते हुए, कोई शब्द हम बोलते हैं तो बच्चे भी क्या करते हैं, उसकी कॉपी करते हैं, उसको बोलने की कोशिश करते हैं। तो वो अवस्था होती है हमारी संवेदीगामक अवस्था। यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है संवेदीगामक, ये सही है। बी में दिया है पूर्व संक्रियात्मक, तो पूर्व संक्रियात्मक नहीं है। बी भी नहीं, सी में भी नहीं है और बी में भी नहीं है। और डी में दिया है औपचारिक संक्रियात्मक, तो ये भी नहीं है। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आएगा हमारा संवेदीगामक अवस्था। इसी अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, इस अवस्था में बच्चे जो हैं एक दूसरे की कॉपी करके नकल करके सीखते हैं, अपने सेंसर्स का यूज़ करते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 5। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे घटनाओं को भूत, वर्तमान और भविष्य काल के सही क्रम में याद करना शुरू कर देते हैं या रखना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी कौन सी अवस्था होती है जिसमें बच्चे क्या करते हैं, घटनाओं को याद रख पाते हैं। ये होती है संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, या होती है यहाँ पर मूर्त संक्रियात्मक, या होती है औपचारिक संक्रियात्मक। तो जी हाँ, यहाँ पर राइट आंसर निकल कर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये होती है हमारी बाल्यावस्था से बड़ी अवस्था, जिसमें हम क्या करते हैं, एक तो होती है हमारी शैशव अवस्था, फिर होती है हमारी प्रारंभिक बाल्यावस्था, फिर होती है उत्तर बाल्यावस्था। तो ये बात हो रही है उत्तर बाल्यावस्था की, इसको बोल देते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और ये होती है हमारी 7 से 11 वर्ष की आयु। और इसमें क्या हो जाता है, बच्चे जो हैं पुरानी घटनाओं को याद रख पाते हैं और भविष्य में क्या चल रहा है वो भी याद रख पाएंगे, और वर्तमान उनके साथ क्या कर रहा है वो ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है ये एकदम सुटेबल बैठता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 6।
6 में दिया हुआ है कोलबर्ग के अनुसार व्यक्ति किस स्तर पर अपने और दूसरों के व्यवहार को ज़रूरत और इच्छाओं के संदर्भ में जांचते हैं। देखते हैं कि किस ज़रूरत के हिसाब से, कौन सी इच्छाओं के हिसाब से उसका व्यवहार है, तो वो जांच लेते हैं कौन सी अवस्था होती है। अनुपालन और दंड अभिविन्यास होता है, जी नहीं, ये नहीं होता है। अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास भी नहीं है। कानून व्यवस्था अभिविन्यास भी यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर जो राइट आंसर निकल कर आएगा वो हो जाएगा हमारा यांत्रिक सापेक्षिक अभिविन्यास। और इसी के द्वारा क्या करते हैं, व्यक्ति जो होता है अपनी इच्छाओं और ज़रूरतों के हिसाब से दूसरों के व्यवहार को जांच पाता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 7। लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में की महत्वता पर बल दिया है। तो किसकी महत्ता पर बल दिया है यहाँ पर हमें बताना है। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या दे रखे हैं। सांस्कृतिक उपकरण और दंड, बी में दिया हुआ है मनोवैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक उपकरण और पुरस्कारों, और सी में दिया है सामाजिक पारस्परिकता और चर्चाओं, और डी में दिया हुआ है जैविक परिपक्वता और प्रतिस्पर्धा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर निकल कर आया है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक पारस्परिकता और चर्चाओं, इन पर बल दिया है। सी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। 8 में देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को की भूमिका निभानी चाहिए और विद्यार्थियों को अवसर देने चाहिए। तो किसकी भूमिका अध्यापिका को निभानी चाहिए और कौन से अवसर विद्यार्थियों को मिलने चाहिए, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में दिया है सुसाधक के और ज्ञान सृजन के सक्रिय भागीदार बनाने के, तो ये पॉइंट राइट हो जाता है। बी में दिया है आदेशक जानकारी के निष्क्रिय ग्रहण करता, तो जहाँ पर निष्क्रियता की बात आती है वो रोंग हो जाएगा। जानकारी संभारक और ज्ञान के वशीवर्ता ग्रहण करता, तो ये भी रोंग हो जाएगा। अनुदेशक और अनुकरण करता, तो विद्यार्थी अनुकरण करता नहीं होते हैं, सक्रिय भागीदार होते हैं, तो ये रोंग हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। टीचर कैसा होना चाहिए, सुसाधक होना चाहिए, अर्थात विद्यार्थियों को साधन उपलब्ध कराए। और दूसरा क्या, विद्यार्थियों की भूमिका होनी चाहिए ज्ञान सृजन के सक्रिय भागीदारी बनने में, अर्थात बच्चे जो हैं सक्रिय रूप से चीज़ों को सीख सकें, ज्ञान को प्राप्त कर सकें। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 9। प्रगतिशील शिक्षा निम्न में से किसका समर्थन करती है। तो हमें बताना है जो प्रगतिशील शिक्षा होती है वो समर्थन किसका करती है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, तो अध्यापक केंद्रित नहीं, यहाँ पर छात्र केंद्रित होता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। बी में देख लेते हैं अधिगमकर्ता द्वारा स्वयं मूल्यांकन, तो जी हाँ ये राइट है। स्वयं मूल्यांकन जो है प्रगतिशील शिक्षा का ही एक उदाहरण है। मानकीकृत पाठ्यचर्या, तो मानकीकृत पाठ्यचर्या बिल्कुल लागू नहीं होती है। व्यवहार का अनुकूलन, ये भी लागू नहीं होता है। यहाँ पर जो राइट आंसर हमें मिलता है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अधिगमकर्ता द्वारा स्वयं का मूल्यांकन या स्वयं का मूल्यांकन। बी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। 10 में दिया हुआ है अनीता वैचारिक कौशल जैसे कि कारण प्रभाव संबंध का इस्तेमाल होने वाली पहेलियों और समस्याओं को काफ़ी अच्छी तरह से सुलझाती है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अनीता के पास उच्च स्तर की बुद्धि है। तो कौन से स्तर की बुद्धि उसके पास है अगर वो पहेलियों को हल कर रही है, सुलझा रही है। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या ऑप्शन दिए हैं। तार्किक गणितीय है, तो जी हाँ तार्किक गणितीय होती है ऐसी बुद्धि। संगीतीय नहीं, जिसमें संगीत की बात हो वो संगीतीय होती है। शारीरिक गतिपेशी, इसमें शारीरिक गतिपेशी नहीं हो रही है, कोई खेल कूद नहीं हो रहा है, तो ये नहीं होगा। अंतःवैयक्तिक नहीं है, वह किसी की भावनाओं को, किसी के इमोशंस को नहीं समझ रही है, वो बात इसमें नहीं हो रही है, तो डी भी नहीं होगा। यहाँ पर जो राइट आंसर निकल कर आया है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, तार्किक गणितीय बुद्धि की बात हो रही है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 11 में देख लेते हैं क्या दिया है। अभिकथन दिया हुआ है एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों को किस कार्य पर काम करते समय अपने विचारों और चिंतन प्रक्रिया के मौखिकरण हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। यहाँ पर कारण दिया है निजी बात विद्यार्थियों में उच्चतर श्रेणी के संज्ञानात्मक कौशलों के विकास में बाधक होती है, तो ये बात की जा रही है यहाँ पर। यहाँ देख लेते हैं कौन सा सही है। यहाँ जो दिया हुआ है ऑप्शन देखते हैं क्या दे रखे हैं। यहाँ दिया हुआ है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, तो जी नहीं, आर यहाँ पर सही नहीं है। तो अगर ये आता है कि आर सही है वो पॉइंट रॉन्ग हो जाएगा, बी भी रॉन्ग हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है, तो ये पॉइंट सही है। ए और आर दोनों गलत हैं, तो ये पॉइंट यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है। यहाँ पर जो राइट आंसर हमें मिला है वो है ऑप्शन नंबर सी, ए और आर दोनों, ए सही है और आर जो है यहाँ पर गलत है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 12 में देख लेते हैं क्या दिया है। अधिगम स्तरों में व्यक्तिगत भिन्नताएं
किस वजह से होती हैं। तो अधिगम स्तरों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, वो किस वजह से होती हैं बताना है हमें। केवल अधिगमकर्ताओं से संबंधित व्यक्तिगत कारकों की वजह से होती हैं, यह केवल वातावरण से संबंधित सांस्कृतिक कारकों की वजह से होती हैं। दिया है व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों की जटिल अंतःक्रिया की वजह से होती हैं, ना ही व्यक्तिगत होती हैं और ना ही वातावरणीय कारकों की वजह से होती हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों की जटिल अंतःक्रिया की वजह से होती है। बच्चे के विकास पर जो प्रभाव डालता है, कौन डालता है? वातावरण और व्यक्तिगत कारकों की जटिल अंतःक्रिया डालती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। 13 में दिया है, एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को अधिगम प्रगति को बिना एक दूसरे की तुलना किए निरंतर रूप से समझना चाहती है, उसी का इस्तेमाल करना चाहिए। वह चाहती है कि वह विद्यार्थियों की क्या करे, अधिगम में जो प्रगति हो रही है उसको समझना चाह रही है, तो उसे किसका इस्तेमाल करना चाहिए? यहाँ पर दिया हुआ है रचनात्मक मूल्यांकन होना चाहिए या योगात्मक मूल्यांकन होना चाहिए। यहाँ पर दिया है मूल्यांकन के निरंतर अनिरंतर रूप होने चाहिए, मानक संदर्भित मूल्यांकन होना चाहिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। उसे क्या अपनाना चाहिए, किसका इस्तेमाल करना चाहिए? उसे रचनात्मक मूल्यांकन को अपनाना चाहिए। ये जो है यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर है 14 में दिया है, सभी विद्यार्थियों में अपनेपन संबद्धता की भावना विकसित करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? वह चाह रही है कि सभी विद्यार्थी एक दूसरे से मिलजुल कर रहें, साथ में काम करें, समूह में कार्य करें, अपनापन की भाव उनमें हो। तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए? यहाँ पर देख लेते हैं क्या दिया है। ऐसे उदाहरण देने चाहिए जो क्या करें, रूढ़ियों को सक्रिय करें। ये गलत हो जाएगा, रूढ़ियों को सक्रिय करेंगे तो उनमें कोई अपनेपन का भाव नहीं आएगा। केवल प्रभुत्व संस्कृतियों के त्यौहार ही मनाएं, ये भी गलत है। सभी के त्योहारों को मनाना चाहिए। गौण समझे जाने वाले समूह से आने वाले विद्यार्थियों के अनुभवों को अनदेखा करे। तो जी नहीं, किसी के अनुभव को अनदेखा कर देगी तो फिर उनमें अपनेपन का भाव नहीं आ पाएगा। सी भी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर हमें केवल पॉजिटिव चीज़ें देखनी होती हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर निकल कर आया है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, विविधता और व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रति सम्मान पैदा करे। क्या करे? विविधता और व्यक्तिगत भिन्नताओं, व्यक्तियों में जो भिन्नताएं पाई जाती हैं उनको सम्मान दे, तो क्या होगा? बच्चों में अपनेपन का भाव उत्पन्न हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 15 में दिया हुआ है, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन के विकास हेतु निम्न में से क्या सहायक नहीं है? तो हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है, यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट है, नहीं देखते हुए आपका आंसर देखना है। विचारों में अनम्यता, तो ये हो जाएगा यहाँ पर राइट। विचारों की अनम्यता ये नेगेटिव पॉइंट है और यहाँ पर नहीं पूछा गया है। चलिए देख लेते हैं परासंज्ञान, ये पॉजिटिव है। स्वयं पूछताछ और स्वयं आकलन ये भी पॉजिटिव में आएगा, इसलिए रोंग है। सुझाए संसाधनों का मूल्यांकन, तो ये भी यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट है, तो ये भी रोंग हो जाएगा। यहाँ जो राइट आंसर निकल कर आया है वो है हमारा विचारों की नम्यता, और यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट ही पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। आते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 16 में देख लेते हैं, समावेशी शिक्षा निम्न में से किन की ज़रूरतों को पूरा करती है? तो समावेशी शिक्षा किन की ज़रूरतों को पूरा करती है ये बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। बात की जा रही है समावेशी शिक्षा की, तो देख लेते हैं विकलांगता से जूझते विद्यार्थियों के लिए लाभकारी होती है, भावनात्मक मुश्किलों से जूझते विद्यार्थियों के लिए भी लाभकारी है, वो विद्यार्थी जो प्रतिभा संपन्न होते हैं उनके लिए भी लाभकारी होता है, निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर से आने वाले विद्यार्थियों के लिए भी ये लाभकारी होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर मिल जाएगा हमें, ऑप्शन नंबर ए गलत है। बी में देखते हैं 1 और 2, ये भी गलत हो जाएगा। सी में दिया है केवल 1, 2 और 4, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है हमारा, चारों विकल्प सही हैं। 1, 2, 3 और 4, चारों विकल्प सही हैं। डी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है, विषय वस्तु को पढ़ते समय अक्षरों और शब्दों को हटा देना, उन्हें जोड़ देना, उनमें फेरबदल कर देना निम्न में से किसके सापेक्ष रूप से संबंधित है? जोड़ना, घटाना, उन्हें फेरबदल करना किसके सापेक्ष आता है ये? तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या ऑप्शन दिए हुए हैं। प्रमस्तिष्क पक्षाघात है, तो जी नहीं, ये प्रमस्तिष्क पक्षाघात नहीं है। स्वालीनता भी नहीं है, गतिमान अक्षमता भी नहीं है। ये हो जाता है पठन वैकल्य, डिस्लेक्सिया बोलते हैं इसको। बी इज़ द राइट आंसर, डिस्लेक्सिया होता है ये। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर है 18। दिए गए वस्तुओं के समूह में से वस्तुओं की संख्या को गिनते समय एक बच्चा एक वस्तु को 2 बार गिनता है। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व
अवधारणा को दिए गए संदर्भ में सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। बच्चा चीज़ों को दो दो बार गिन रहा है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन देखते हैं क्या है। वर्गीकरण है, एकाकी संगति है, यहाँ पर दिया है पदानुक्रमिक समावेशन है या सबिटाइजेशन है। तो चलिए राइट आंसर देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर हो जाएगा एकांकी संगति है। तो ये देखते हैं हम, बी इज द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है कि देखते हैं क्या दिया हुआ है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणितीय संप्रेषण को बढ़ाने उन्नयन का अर्थ है। तो गणितीय संप्रेषण को बढ़ाने का क्या अर्थ होता है? बच्चों को तत्परता के साथ प्रश्नों का उत्तर देने योग्य बनाना। जी नहीं, ये बात यहाँ पर सही नहीं है। चलिए देख लेते हैं बी में क्या दिया है। कक्षा में वाद विवाद को प्रोत्साहित करना, ये भी नहीं है। 2005 के अनुसार बात हो रही है तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको आंसर देना है। गणितीय चिंतन को सुव्यवस्थित करना, संगठित तथा अभिव्यक्त करना। तो जी हाँ, यही पॉइंट करेक्ट है। चलिए डी में भी देख लेते हैं क्या है। गणित की कक्षा में बहुत सी कहानियों, कविताओं और नाटक को क्या करना है, सम्मिलित करना। तो ये बात यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगी। यहाँ जो राइट पॉइंट निकल कर आने वाला है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। सी इज द राइट आंसर। गणितीय चिंतन को सुव्यवस्थित करना और संगठित तथा अभिव्यक्ति को व्यक्त करना। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर है 20 में बात हो रही है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी पद्धति को निरूपित करता है जो विद्यार्थियों द्वारा की गई संक्रियाओं में से इस तरह की त्रुटियों को सुधार सके। तो किस तरह की त्रुटि यहाँ पर हो रही है वो बात की जा रही है और उसको कैसे सुधारा जाए ये पूछा जा रहा है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। बच्चे ने क्या किया है, 1/4 + 1/4 इजिकल टू कर दिया है उसने 2/8। तो ये इसमें क्या करना होता है, इसमें अगर ऐसे इस क्वेश्चन को अब बच्चा सोल्व क्या करता है, बच्चा यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर लेना है तो कॉमन फैक्टर 4 हो जाता है और ऊपर क्या है दोनों में सेम है तो 1 + 1 ही रहेगा। तो इजिकल टू में क्या आ जाता है, ये इजिकल टू निकल कर आएगा 2/4। और बच्चे ने क्या आंसर दिया है, बच्चे ने जो आंसर दिया है वो दिया है हमारा 2/8। तो 2/8 नहीं आएगा। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं इस तरह की संक्रियाओं को कैसे सुधारें। ऑप्शन में देखते हैं क्या है। उपयुक्त परिस्थितियों को दर्शाने के लिए भिन्न के मूर्त प्रतिरूप मॉडल का प्रयोग करें। तो जी हाँ, ये बात पॉइंट ए हो जाता है यहाँ पर करेक्ट। बी में दिया है विद्यार्थियों को यह बताना कि लघुत्तम एलसीएम कैसे ज्ञात करें। तो ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर रॉन्ग। चलिए सी में देख लेते हैं क्या दे रखा है। सी में दिया हुआ है अभ्यास के लिए इसी प्रकार की समस्याएं दे। तो ये भी हो जाएगा यहाँ पर रॉन्ग। और डी में दिया है टेस्ट देकर। तो जी नहीं, ये भी गलत हो जाता है। जो राइट आंसर है वो हमें मिल गया है, वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। विद्यार्थियों में गणित की चिंता को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी सबसे कम संभावना है। अगर गणित की चिंता बच्चों में बढ़ानी है तो सबसे कम संभावना किससे है वो बतानी है। वार्षिक परीक्षा से। तो जी नहीं, ये गलत हो जाएगा, वार्षिक परीक्षा से नहीं है। बी गणित में प्रतीकात्मक भाषा का प्रभुत्व, ये भी गलत हो जाएगा। गणित की संचयी प्रकृति, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर जो राइट आंसर निकल कर आएगा, सबसे कम जो संभावना किससे है, रचनात्मक आकलन से है। चलिए यहाँ पर बात चिंता की हो रही है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट हमें ढूंढना था, वो हो जाएगा हमारा रचनात्मक आकलन। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 22। गणित के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा असंगत कथन है। तो यहाँ पर असंगत देखना है, अर्थात हमें क्या देखना है, निगेटिव ही ढूंढना है। तो आप निगेटिव ढूंढेंगे। चलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है यहाँ पर। लक्ष्य औपचारिक हैं जबकि उद्देश्य कार्यात्मक होते हैं। तो ये पॉजिटिव में है, ये तो राइट है, तो इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। बी में लक्ष्य एक से अधिक विषयों के एक साथ एक समान है जबकि उद्देश्य प्रत्येक विषय के विशिष्ट होते हैं। तो ये बात भी सही है, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। लक्ष्य अल्पकालिक हैं जबकि उद्देश्य दीर्घकालिक हैं। तो ये बात रॉन्ग है और ये बात रॉन्ग है। तो ये बात हमारी क्या हो जाएगी, ये राइट हो जाएगी। हमें क्या देखना था, निगेटिव देखना था, असंगत देखना था। तो असंगत सी पॉइंट है। डी में है लक्ष्य विस्तृत हैं जबकि उद्देश्य लक्ष्य का एक भाग होते हैं। तो ये बात सही है, इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगी। तो हमें निगेटिव ढूंढना था, निगेटिव हमें मिल चुका है। पॉइंट जो है सी, वो यहाँ पर निगेटिव है, इसलिए राइट आंसर हो जाता है। सी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 23। प्राथमिक स्तर पर कक्षाई आकलन का निम्नलिखित में से क्या एक वांछित उद्देश्य नहीं है। तो बात हो रही है प्राथमिक स्तर की, क्या उद्देश्य नहीं है, शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना। चलिए देख लेते हैं बी पॉइंट में क्या दिया हुआ है। तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। शिक्षार्थियों के प्रदर्शन की तुलना एक दूसरे से करना, तो तुलना नहीं करनी है यहाँ पर, ये पॉजिटिव आंसर है और हमें देखना था यहाँ पर निगेटिव। तो निगेटिव से मिलता है हमारा कौन सा, बी निगेटिव है और ए जो था वो पॉजिटिव था। तो इसलिए ए को कट कर देते हैं।
सी में देख लेते हैं शिक्षण अधिगम क्रियाकलापों में सुधार करना, ये भी पॉजिटिव है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। चलिए देखते हैं डी में क्या दिया है। डी है सक्रिय क्रियाकलापों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना, तो ये भी पॉजिटिव आंसर है, इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर निकल कर आया है वो है बी। हमारा जो आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। शिक्षार्थियों के प्रदर्शन की तुलना एक दूसरे से करना, और हमें पूछना था निगेटिव, और हमने देख लिया है निगेटिव आंसर हमें मिल चुका है ऑप्शन नंबर बी में। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 24। कल्पना कीजिए कि आप अपने विद्यार्थियों के साथ विद्यालय में हैं और अचानक भूकंप आ जाता है। भूकंप के दौरान आप किन सुरक्षा उपायों का पालन करेंगे? तो उपाय पूछे गए हैं। सबसे पहला कदम, आप इमारत के बाहर दौड़ कर जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि भूकंप बहुत देर तक के लिए आता है तो आप दौड़ कर जाएंगे, ये रॉन्ग हो जाएगा। देख लेते हैं बी में क्या है। विद्यार्थियों को भूकंप संबंधी ड्रिल अभ्यास करवाएंगे। तो इतना टाइम नहीं है कि ड्रिल अभ्यास आप उनको करवा पाएँ। डेस्क या मेज के नीचे बैठ जाएंगे। तो जी हाँ, डेस्क या मेज के नीचे बैठ जाएंगे, ये सही है। खिड़की के समीप चले जाएंगे। खिड़की के समीप जाना नुकसानदायक हो सकता है, तो ये सही नहीं है। यहाँ पर जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। सी इज़ द राइट आंसर। डेस्क या मेज के नीचे बैठ जाएंगे। आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 25। निम्नलिखित में से किस कला रूप में वस्त्रों की रंगाई और प्राकृतिक रंगों जैसे गोबर, नील, हल्दी आदि के माध्यम से नमूने बनाना शामिल है? तो किसके द्वारा, कौन सी कला में इनके द्वारा क्या बनाई जाती हैं, नमूने बनाए जाते हैं? तो यह कौन सी कला है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। मधुबनी होती है ये? जी नहीं, मधुबनी में नहीं होता है। मधुबनी में चावल में रंग मिलाकर बनाया जाता है। वर्ली भी नहीं है ये। फुलकारी भी नहीं है, फुलकारी धागे से बनाई जाती है। ये होती है कलमकारी। कलमकारी में क्या किया जाता है? गोबर, नील और हल्दी आदि के माध्यम से नमूने तैयार किए जाते हैं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है सी। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 26। जिस राज्य से नीरज चोपड़ा संबंधित हैं उस राज्य के लोगों का मुख्य भोजन क्या है? तो आपको जरूर पता होगा नीरज चोपड़ा कहाँ से संबंधित हैं। भाला फेंक में उन्होंने गोल्ड मेडल लिया था। तो वो शामिल कहाँ से संबंध रखते हैं? वो संबंध रखते हैं अपना हरियाणा से। हरियाणा उनका बेसिक है, उनका गांव हरियाणा में है। तो यहाँ पर राइट आंसर देख लेते हैं क्या है। जिस राज्य से नीरज चोपड़ा संबंधित हैं उस राज्य का भोजन है इडली। तो हरियाणा में इडली सांभर ये नहीं खाया जाता, ऑप्शन ए गलत है। रोटी, दाल, चावल, राजमा, आलू पराठा ये खाया जाता है, तो बी करेक्ट है। चलिए सी भी देख लेते हैं। सी में दिया है रोटी, सावर, कसाव, रसेदार, बांस की सब्जी, मछली, करी, शोरबा, ये गलत है। टेपियोका, कसावा, चावल, करी, शोरबा ये भी गलत है। तो यहाँ पर राइट आंसर निकल कर आया है वो है हमारा आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी। बी इज द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 27। हिमानी पानी की खाली बोतलों में पानी, तेल, पेंट आदि का भंडारण करती है और वह इस्तेमाल की गई बोतलों में सुंदर पौधे रोपकर कक्षा की दीवारों को सजाती है। वह क्या कर रही है? तो ये पुनः चक्रण नहीं है। पुनः चक्रण का मतलब होता है चीज़ों को दोबारा से बनाना, तो ये नहीं हो जाएगा। लघुकरण का काम भी नहीं कर रही है। पुनः प्रयोग में ला रही है, ये चीज़ सही है। उत्क्रमण है तो ये भी नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। चीज़ों को वह क्या कर रही है? पुनः प्रयोग में ला रही है। सी इज़ द राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 28। निम्नलिखित में से पौधों का कौन सा समूह वानस्पतिक पौधों के अंश द्वारा उपजता है? तो हमें बताना है कौन सा समूह वानस्पतिक पौधों के अंश द्वारा उपजता है। चलिए देख लेते हैं। धान की बात की जा रही है। धान अंश के द्वारा नहीं उगाया जाता है। गन्ना, आलू, गन्ना उगाया जाता है, आलू उगाया जाता है, पर पत्ता गोभी नहीं उगाई जाती है। आलू, गन्ना, गुलाब उगाया जाता है। आलू को भी तने के या फल के किसी रेशे के द्वारा उगाते हैं। गुलाब को उसके तने के द्वारा उगाते हैं और गन्ने को भी तने के द्वारा उगाते हैं। गन्ना, गेहूँ, चावल, तो गेहूँ और चावल को नहीं उगाते हैं, इसलिए गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो राइट आंसर हमें मिलता है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। सी इज़ द राइट आंसर। हम इनको इनके वानस्पतिक पौधों के अंशों के द्वारा उपाते हैं या उपजते हैं। चलिए सी इज़ द राइट आंसर। इसी के साथ आज की क्लास कंप्लीट हो जाती है। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक कोई वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्ले लिस्ट में जाकर पुरानी सारी वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पर हम कर रहे हैं सीटेट अपर एंड प्राइमरी दोनों लेवल के लिए मैराथन क्लास। आपके एग्जाम में टाइम नहीं बचा है, 20 को आपका एग्जाम है, इसलिए मैराथन क्लास ली जा रही हैं। अच्छी तैयारी के लिए चैनल पर बने रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।